नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय वर्मा। डॉक्टर विजय वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। रूस और यूक्रेन के विवाद ने पूरी दुनिया की सांसें थाम रखी हैं और आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि अब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस पूरे विवाद का जन्म कैसे हो गया और आगे किस तरह की संभावनाएँ हैं और सच क्या है। स्वागत है डॉक्टर वर्मा। मुनमुन, थैंक यू इस इंटरव्यू के लिए। आपने दो सवाल किए हैं और दोनों बड़े गंभीर सवाल हैं। पहला सवाल आपका है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वार की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, एक सवाल ये है। और दूसरा, इस क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट जो भी है रूस और यूक्रेन के बीच, उसका सच क्या है। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि कोई भी दो संबंधों का जो सच होता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मामला हो या फिर दो व्यक्ति के बीच का मामला हो, वो कोई चीज़ एक दिन में तो पकता नहीं है। उसके पीछे गहरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहता है, ईगो रहता है। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक कोटेशन पढ़ाता रहता हूँ कि एवरी रिलेशन इज ए पावर एंड इंटरेस्ट रिलेशन। तो कहीं ना कहीं वो पावर रिलेशंस वाला ईगो भी है। उसके बदलते समीकरण को लेके प्रॉब्लम होता है। और कहीं ना कहीं ये भी आप मान लें कि सच के पीछे का सबसे बड़ा सच ये होता है कि उसके अंदर जो होता है, कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटरेस्ट का कोई भी डायनेमिक्स हो, वो तो रहता ही रहता है। देखिए, इस क्राइसिस को यूँ समझिए कि ऑन द फेस वैल्यू तो मुद्दा बड़ा सिंपल है कि नेटो के इश्यूज़ को लेके ये सारा हुआ है कि यूएसए और उसकी जो लॉबी है, जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है और नेटो के जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी एक मिलिट्री अलायंस को लेकर, है ना। उसमें यूएस चाहता है कि यूक्रेन को हम उसका सदस्य बनाएं, जो आज की तारीख में तो नहीं है। और यहीं से बात ऑन द फेस वैल्यू बात यहीं से बिगड़ी है और ये मामला जो है यहीं से बहुत सीरियस होता चला गया है, क्योंकि रसिया किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि उसका एक पड़ोसी मुल्क जो बिल्कुल जिससे वो बाउंड्री शेयर कर रहा है, उस मिलिट्री अलायंस में जाए जहाँ पे उसका आर्टिकल प्रोविज़न जो उस मिलिट्री प्रोविज़न ये कहता है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। यानी हम जितने मेंबर हैं, अगर हम में से किसी भी एक पे युद्ध या वैसी परिस्थिति थोपी गई तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि अच्छा, इसको भी अगर आपको गौर से समझना है, बहुत सीरियसली समझना है, तो आपको इसको कोल्ड वार के सिनेरियो में जाना पड़ेगा। ये मालूम है, सबको मालूम है, ये सामान्य ज्ञान की बात है कि 1990 तक, है ना, जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स चला था 1945 से लेके 1990 तक का, जिसमें कोल्ड वार था, आइडियोलॉजिकल वार था, वॉर ऑफ ईगो था, वॉर ऑफ इंटरेस्ट था, वॉर ऑफ सुप्रीमेसी था। तो वो एक हालात था। उसमें निश्चित रूप से इस सामान्य जानकारी का विषय है कि यूएसएसआर जो है वो 15 स्टेट्स को मिला था, जिसमें यूक्रेन भी उसका एक हिस्सा था। लेकिन चीज़ें जब बनती बिगड़ती चली जाती है तो फिर आप जानते हैं, इतिहास के भी एक पहलू नहीं होते और वहाँ से मामला ख़राब हुआ। आपका दूसरा सवाल जो है वो थोड़ा सीरियस नेचर का है कि क्या हम थर्ड वर्ल्ड की ओर मूव कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वार की ओर। देखिए, ये तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करेगा कि जो कोर्स ऑफ इवेंट है या कॉन्फ्लिक्ट किस जोन में पहुंच जाता है। कहीं इस जोन में तो नहीं पहुंच जाता है जहां बिल्कुल उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना या रिजॉल्व करना तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा लगता है। मैनेज करना संभव हो सकता है। फिर ये देखना पड़ेगा कि उसमें जो देश हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति में जो भी झोंकेगा अपने आप को या जिसके कारण भी स्थिति बनेगी, शायद उसके लिए पूरे विश्व को ये जवाब दे पाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि ये ही उसके लिए जिम्मेवार थे। तो इसमें देखना पड़ेगा कि जो कॉमन रैशनलिटी है ह्यूमन बीइंग का, वो कहाँ लाई करता है। इंटरेस्ट तो होता ही होता है, लेकिन कई बार आप उससे कलेक्टिवली उससे ऊपर उठकर भी सोचते हैं।
देखना पड़ेगा कि यूएन क्या भूमिका निभाने की कोशिश करता है। हालांकि अभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत औपचारिक टाइप ही मामला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अमेरिका कितनी अकल की बात करता है ये भी देखना पड़ेगा। मुझे अगर आप पर्सनली पूछेंगे, मैं पॉलिटिकल साइंस का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका को अगर मुझे समझना है या किसी को अमेरिका के बारे में समझाना है तो मैं हमेशा अमेरिका को एक बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह देखा हूँ, है ना। चाहे वो कोल्ड वार हो या कोई वार हो, जब भी उसने झोंका है वो, है ना। तो एक देसी कहावत है आपके बिहार में भोजपुरी में कि बुझावे लिका की और लगावे लिका की वाली बात है। अमेरिका हमेशा उसी भूमिका में मैंने उसको देखा है। तो मुझे नहीं लगता, निश्चित रूप से अमेरिका का इंटरेस्ट है उसमें, है ना। मैं इसको बाइपोलरिटी के टर्म में भी देख रहा हूँ, क्योंकि 90 के बाद ये थ्योरी आया कि वर्ल्ड जो है यूनिपोलर हो गया और अमेरिका जो है विश्व का एकमात्र शक्ति है। लेकिन आप जान रहे हैं कि स्थितियाँ धीरे धीरे बदल रही हैं एक तरफ, और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रूस और चाइना इनका जो गठजोड़ है या जो नया जो मिलन इनका हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अमेरिकन हेजेमोनी को चैलेंज करता हुआ भी है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतनी मूर्खता करने की कोशिश करेगा कि वो पूरे विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की ओर उसके लिए वो जिम्मेवार ठहराया जाए। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट है अमेरिका का, जैसे सॉल्व होगा या सॉल्व ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ दिनों में ये इस्केलेशन जो है वो कम हो जाना चाहिए, ये मेरी समझ है। लेकिन सर, ये कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो रूस है वो फिर से सोवियत संघ बनाना चाहता है, और ये मतलब उसका एक जैसे कहते हैं कि दृढ़ निश्चय है जो इस युद्ध की तरफ लेके जा रहा है। नहीं, ये इंटरप्रिटेशन भी एक इंटरप्रिटेशन है। और ये देखिए, कौन जिसका गौरवमयी इतिहास रहा है कौन बोलना चाहता है। हाँ, आप अगर फ्रांस और जर्मनी का इतिहास देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह जर्मनी को पीटा गया और फिर से अटैक किया हुआ, एग्रेशन तो रहता ही है, वो कॉन्फिडेंस रहता है, ईगो रहता है, वो इतिहास बोध रहता है, वो सब तो रहता ही रहता है ना। लेकिन देखिए, अब जो है 90 के बाद दुनिया बहुत चेंज हो गई है, पहले इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और अब वार से ज़्यादा मतलब नहीं है। अब सिंपली जो मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि इसमें ट्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अब आप टेरिटोरियल एनेक्सेशन से ज़्यादा जो है वो ट्रेड का खेल है, मार्केट का खेल है, टेक्नोलॉजी का खेल है, और जो इसमें लीड करेगा वो दुनिया को अब रूल करेगा। तो 90 वाली स्थिति या सेकेंड वर्ल्ड वार वाली स्थिति या कोल्ड वार वाली स्थिति जो है वो सिनेरियो बहुत चेंज किया है, दुनिया बहुत बदल गई है। तो अब फिजिकल और टेरिटोरियल एनेक्सेशन उतना मायने नहीं रखता जितना कि आज की तारीख में बिजनेस, ट्रेड और मतलब रखता है, ये मेरी समझ है। आपके हिसाब से ट्रेड इसके पीछे सब कुछ है? भाई, मतलब से दुनिया चलती है, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो या कम्युनिटी का संबंध हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो। पहली चीज़, बिना मतलब का तो कुछ भी नहीं होता। और पॉलिटिकल संबंध तो बिल्कुल प्रोफेशनल संबंध होते हैं। लेकिन सवाल है कि उस प्रोफेशनलिज्म में इम्पॉर्टेंट क्या है। मेरी नज़र में ट्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। एक ईगो है वो भी है, सुप्रीमेसी है वो भी है। लेकिन अगर इसमें आज की तारीख में देखेंगे कि जो सबसे काबिल और होशियार देश होगा वो फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा जो है, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, वार जोन में इंटर करने से ज़्यादा जो है ना, इसमें इंटरेस्ट लेगा कि उसको अल्टीमेटली फ़ायदा उससे क्या होता है। क्योंकि वर्ल्ड भी तो बहुत प्रोफेशनल हो चुका है ना, लोग भी वहाँ के सिटीजन्स भी तो हैं। कल अगर अमेरिका में ही लग जाएगा कि अमेरिकन इंटरेस्ट का इसमें हैम्पर हो रहा है तो वही खड़े हो जाएंगे अपने ही राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ। तो ये चीज़ें हैं। या रसिया में ऐसा होगा तो रसियन लोग खड़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑन द फेस वैल्यू जो आपको दिखता है उसमें आप एक ईगो, सुप्रीमेसी, पावर रिलेशन और इंटरेस्ट, इन चार चीज़ों को बहुत साइड करके आप किसी चीज़ को ऑन द फेस वैल्यू नहीं देख सकते और ना देखना चाहिए। जी, इस समय सर संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है? वो कहीं बिल्कुल एकदम शांत है। देखिए, हमेशा वो शांत ही रहा है।
आपको शायद जानकारी, एक कॉमन सेंस की जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस का जो फंडिंग है अपना कोई उसका फंडिंग बेस नहीं है, वो मेंबर कंट्री पे ही करता है। 24% जो फंड है वो अकेले अमेरिका का उसमें से है। तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं, और इसको अगर आप ठीक से देखें, ये जो वीटो पावर वाला जो गेम है, पावर रिलेशंस है या गेम है, तो उसमें भी ये चीज़ें दिखेगी। तो आप निश्चित रूप से वो आप देखेंगे कि वो मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है और पावरफुल कंट्री उसको बहुत डिक्टेट कर लेते हैं। उसमें उसकी ज़्यादा कुछ चलती वलती नहीं है, चलाना चाहे तो भी नहीं। इसलिए कई बार आपको यूएन जो है कई ऐसे केसेस रहे हैं जहाँ पे यूएन या सिक्योरिटी काउंसिल जो है हैंडीकैप टाइप नज़र आया है, या उसकी जितने प्रयास रहे हैं वो बहुत फॉर्मल टाइप, औपचारिक टाइप एक कोशिश है, और हेल्पलेस, जैसे घर में एक बहुत रिटायर्ड या बूढ़े आदमी की जो भूमिका होती है वो वाला है कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं, आप दिल से चाह भी रहे हैं लेकिन कोई आपका सुन नहीं रहा है। तो ये रशिया और यूक्रेन का जो ये तनाव है, ये भारत और अमेरिका के जो संबंध है उस पर कितना असर डालेगा? देखिए, ये बड़ा टिकलिस मामला है और ये समझना बड़ा मुश्किल है कि इस भारत के लिए स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है। आप यूँ समझ लीजिए कि आपके घर में माँ बाप में लड़ाई हो जाए तो आप क्या स्टैंड लेंगे? इंडिया जो है, भारत तो रसिया से भी बहुत क्लोज है आज की तारीख में, उसके बड़े अच्छे संबंध हैं। हमारे तो पुराने भी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के बाद अमेरिका के साथ भी हमारी बहुत अच्छी आज की तारीख में पैठ है। अब दिक्कत है कि ये दोनों ही टकरा गए हैं। अगर हम रसिया का साथ देते हैं तो उधर अमेरिका नाराज़ होता है, और अमेरिका का साथ देते हैं तो रशिया नाराज़ होता है। और अगर चुप रहते हैं, हाँ, और कल मान लीजिए फ्यूचर में दोनों, सपोज कीजिए कि 10 साल बाद, तो वो सब चलता रहता है। लेकिन इंडिया ने बहुत एम्बिवैलेंट और साइलेंट अप्रोच रखा है, इक्वी डिस्टेंसिंग वाला है। तो थ्योरेटिकली उसको कंडेम कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं कि हम स्पष्ट रूप से न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं। डायरेक्ट हमारा बहुत लेना देना यूक्रेन से नहीं भी है, लेकिन एक अच्छे रिलेशंस हैं। 4000 किलोमीटर की दूरी पे वो इंडिया से है, लेकिन जो भी स्थिति है, संकट की स्थिति में कुछ का फ़ायदा होता होगा, लेकिन ज़्यादा के लिए तो अच्छा समय नहीं होता। इंडिया के लिए भी वो कन्फ्यूजन है, और मेरी नज़र में हम ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पे ना हम इसके फेवर में स्टैंड ले सकते, हाँ, रसिया के फेवर में नहीं ले सकते, रसिया के कॉस्ट पे अमेरिका के फेवर में नहीं ले सकते, और दोनों के कॉस्ट पे यूक्रेन का भी फेवर अगर हम करें तो भी हमारे लिए नुकसान ही है। ट्रेडिंग रिलेशंस हमारा लंबा चौड़ा है सबके साथ। इंडिया को भी अपना इंटरेस्ट देखना है, ट्रेडिंग रिलेशंस देखने हैं, फ्यूचर देखना है। तो ये सारी बातों को लेके स्थिति बिकट ही है, और इंडिया ने इसलिए जो स्टैंड लिया बड़ा क्लियर है कि हम इसको हम चाहते हैं कि ये एस्केलेट ना करे, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ख़त्म हो, और फिर चारों तरफ अमन और शांति फिर से बहाल हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही साधारण शब्दों में जो है वो हमारे दर्शकों को इस पूरे विवाद के बारे में बताया और समझाया कि विश्व युद्ध 3 की संभावनाएं तो उतनी नहीं बन रही हैं, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं ट्रेड को लेकर ये सारा जो है घटनाक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्मा। थैंक यू।